नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अल्फा मेंटोर्स की इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है सोशल स्टडीज 2020। सोशल स्टडीज 2020 में आज हम लेकर आ चुके हैं आप सभी बच्चों के लिए हिस्ट्री की क्लास 1, जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2। इतिहास वैसे भी बहुत बहुप्रतीक्षित विषय था, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने मुझसे आग्रह किया था कि सर इतिहास पढ़ाइए, इतिहास में हमें समझाइए। तो आज हिस्ट्री की ये 2 क्लासें हैं, आज है और एक कल है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर 1 और चैप्टर 2, और बहुत बड़ा पोर्शन हम हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का यहां पर कवर करने वाले हैं। तो इसको पढ़ डाला तो पेपर जिंगा लाला। सबसे पहले आप सभी आ चुके हो तो अपना थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए, बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं सोशल स्टडीज 2020। देखिए जी, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है उसे देखते हैं। सबसे पहला आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड है बच्चों वो है 600 से 325 ईसा पूर्व। कई सारे मेरे बच्चे हैं जिनको ये ईसा पूर्व वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, ये बिफोर क्राइस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। देखो, ईसा मसीह के जन्म से लेकर जो अब तक चला आ रहा है वो ईस्वी के अंतर्गत हम देखते हैं। आप ये समझ लो कि अभी ईसा मसीह अगर होते तो वो 2020 साल के होते, है ना। तो ईसा मसीह से बाद वाला और उससे पहले ईसा मसीह से पूर्व, ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट। तो 600 से 325, इसलिए उल्टा चलता है ये, 600 से 325, 600 से 325 ईसा पूर्व महाजनपद काल की बात आती है। बौद्ध ग्रंथ आंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ आंगुत्तर निकाय में आपके और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख किया गया है। अब बात आती है कि भैया महाजनपद कहते किसे हैं। जन यानी कि लोग और पद यानी कि पांव, यानी कि लोगों ने जहां अपने पांव पसारे वह जनपद कहलाने लगा, और जब इनका आकार बड़ा हो गया तो भैया इन्हें कहा जाने लगा महाजनपद। समझ में आ गई ना बात, इन्हें क्या कहा जाने लगा, महाजनपद। अब सर हमसे तो इतने महाजनपद याद नहीं होते, तो घबराने का नहीं, जब तक आनंद सर है आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ट्रिक लेकर आ गया हूं। इसकी ट्रिक क्या है, अंशु अब मगध, अवंती, कुरुम का मत्स्य 5 गांव को चेक करवाएगी। अंशु नाम की कोई लड़की है, उसकी क्या है, कहीं ड्यूटी लग गई है। क्या ड्यूटी लग गई है कि वो क्या कर रही है, मगध, अवंती और कुरुम का जो मत्स्य यानी मछली जो है वो 5 गांवों को पहले चेक करवाएगी, फिर आगे बाजार में बेचेगी। तो इससे हम इस एक लाइन से हम सारे जो आप कह रहे महाजनपद है उनको याद कर सकते हैं। सबसे पहले अ से आपके अंग, शू से शूरसेन, अ से अश्मक, ब से वज्जी, फिर मगध का मगध है ही है, अवंती का अवंती, कुरुम का कुरु, कुरु, और म से मल, का से काशी, मत्स्य जनपद, मत्स्य, 5 से पांचाल जनपद, गांव से गांधार जनपद, को से कौशल, चैक से चेदी, क से कंबोज, और करवाएगी साइलेंट। ये आपको हमने महाजनपद याद करवा दिए। तो अच्छे से समझ में आ गए ना, बड़ा आसान है जी सर, बहुत मजा आ रहा है। अब चलते हैं आगे और इनकी राजधानियां भी याद कर लेते हैं। राजधानियां कैसे याद करेंगे, देखो भाई, अंग है, अंग मान लो कोई चंपा नाम की सुंदर लड़की के अंग है, ओए होए क्या बात है, तो अंग, अंग से याद हो जाएगा चंपा इसकी राजधानी है। शूरसेन, 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 सेन, सेन पकड़ो, सेन जो है नाई लोग होते हैं ना, सेन, सेन। अब नाई के पास आप जाओगे तो वो आपकी मालिश करता है, तो माथा क्या कर देता है, मथ देता है पूरा का पूरा। तो याद कर लो इसकी राजधानी कौन सी है, मथुरा, ठीक है, उसकी राजधानी कौन सी है, मथुरा। अगला आ रहा है अश्मक। अश्मक की राजधानी कौन सी होती है, अभी गाना सुना ना आपने, कुर्बान हुआ उसकी असमत पे वो कितना नसीबों वाला था। तो असमत का मतलब होता है इज्जत, ठीक है। तो किसी ने क्या कर दी, आपकी इज्जत पोत दी, है ना, इज्जत खराब कर दे, पोत दी, तो इज्जत की याद कर लो, पोटली। फिर अगला आता है वज्जी। वज्जी से शब्द आपको साउंड कर रहा है बज्जी, वज्जी से शब्द साउंड कौन सा कर रहा है, बज्जी। बज्जी क्या बजी, शहनाई बजी जी। कब बजी शहनाई, शाली की शादी में बजी। किसकी शादी में बजी, शाली की शादी में बजी। और एक और राजधानी मिथिला।
मिथिला मिथिला में कौन गए थे? माता सीता। तो सीता के शादी में क्या बजी? शहनाई बजी। तो बज्जी से याद हो जाएगा मिथिला और वैशाली। वेरी गुड, बड़ा मजा आ रहा है सर। ओ हो। देखो जी, अगला है मगध। मगध में देखो, मगध से आगे वाला वर्ड पकड़ लो, मग। मग क्या होता है? गिर गया। मग क्या हुआ? गिर गया। कहां गिरा? अब मग है, मग तो ऐसी बात है, मग आप घर में रहते हो, बाथरूम और में प्राय हमारे हाथ से कोई मग गिर गया तो गिरेगा तो कहां गिरेगा? घर में ही गिरेगा। कहां गिर गया? घर में। तो मग गिर गया घर में, तो यहां से याद हो जाएगा मगध की राजधानी गिरिव्रज और राजगृह। अवंती की राजधानी उज्जैन और माहेशमती। जय पकड़ लो यहां पे, और माहेशमती, जय माहेशमती। बाहुबली देखिए ना, हाँ वेरी गुड। कुरु की इंद्रप्रस्थ। कुरु की कौन सी है? इंद्रप्रस्थ। महाभारत अगर आपने देखी अभी तो आपने इस बात को समझा होगा। कुरु की राजधानी कौन सी है? इंद्रप्रस्थ। वैसे भी इंद्र को क्या, जैसे हम पुराने सीरियल और के देखा तो आपने देखा होगा इंद्र का इंद्रप्रस्थान करो, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, किसी प्रस्थान करो। फिर अगली है मल्ल की है कुशावती। वैसे भी देखो मल्ल युद्ध जो होता है उसको हिंदी में हम कुश्ती कह देते हैं ना, कुश्ती। तो कुश्ती से याद कर लोगे कुशावती। फिर आता है आपकी काशी की तो कौन सी है? वाराणसी है, वैसे भी याद रह जाएगी। मत्स्य की है विराट नगर। देखो भाई विराट नगर आप याद रखेंगे मत्स्य की, मगर मछली जो है उसका सबसे बड़ा वेल होती है और वो सबसे विराट है। तो सबसे बड़े जानवरों के अंदर वेल को लेते हैं, सबसे विराट है, इसलिए मत्स्य का कौन सा याद रख लोगे? विराट नगर। तो ये मैंने आपको महाजनपद भी याद करवा दिए और उनकी राजधानी भी करा दी। अरे सर मजा आ गया, तो आना ही है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं और पांचाल की क्या है जी? पांचाल 5 अंगुलियों को पकड़ोगे अपने ना तो ऐसा एक नाग जैसा कुछ बन जाएगा, है ना, छत्र बन जाएगा। अगर 5 अंगुलियों से आप इस तरह अपना छत्र बना सकते, 7 बना सकते हो ना, तो अहि छत्र नाग जैसा कुछ बनेगा। लोग क्या होंगे? उससे कांपने लग जाएंगे। तो अहि छत्र और कांपिल्य। गंधार, ठीक है, गंधार की कौन सी है? तक्षशिला, ठीक है, गंध आ रही है किसी शिला से, ठीक है, वो शीला की जवानी याद नहीं? अरे गंदे बच्चों पढ़ो ना चुपचाप। गंधार की तक्षशिला। वत्स की कौशांबी। शांबी से शंभू याद आ रहा है, शंभू आशीर्वाद दे रहे हैं, वत्स मजे कर तू तेरे जीवन के अंदर। कौशांबी, वत्स की कौन सी होगी? कौशांबी। कौशल से एक वर्ड टोन कर रहा है कुशल, है ना, कुशल। कौन सा वर्ड टोन कर रहा है? कुशल। आजकल महलों में रहने वाले इतने कुशल नहीं होते हैं जितना बस्ती में रहने वाले होते हैं, क्योंकि जो रहता है बस्ती में वो रहता है अपनी मस्ती में। तो अगला याद हो जाएगा आपको कौशल का श्रावस्ती, ठीक है। अगला है चेदी से वर्ड टोन करेगा चेरी खाइए ना आपने, हाँ फोकट में पान लेने गए हो, चेरी खा के आ गए, है ना, चेरी। अब चेरी खाई आपने और चेरी से क्या आ गई आपके अंदर? शक्ति इतनी आ गई कि आपकी मति जो है यानी बुद्धि जो है वो और बढ़ गई। तो चेदी की आपकी राजधानी हो गई शक्तिमती, ठीक है। और याद कैसे करें? एक और याद करते हैं, जैसे एक और कम्बोज, है ना, आपके ऊपर किसी ने बोझ डाल दिया, भयंकर बोझ डाल दिया, आप उससे कह रहे हो कम्बोज कर यानी बोझ को हटा, तो अगली राजधानी याद हो गई हाटक। तो ये 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों की राजधानी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। Information about the republics Mahajanpad is obtained from Mahabharat, Buddhist literature and चाणक्य's अर्थशास्त्र। तो याद रखें अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। और महाभारत और बुद्धिस्ट लिटरेचर सांगुत्तर निकाय और में हमने देखा कि इसके बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थान के जनपदों की बात करें, इन द शॉर्ट फॉर्म हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इसको ज्यादा डीपली नहीं ले रहा हूं, बट आप लोग जो है इसके सारे क्वेश्चन आंसर जरूर पढ़े, थोड़ा आज का पूरा दिन हिस्ट्री को डिवोटेड कर दें। तो राजस्थान के जनपद कितने हो गए जी? 4। कौन कौन से हैं? जांगड़, मत्स्य, सूरसेन और शिवी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जी मौर्य वंश की। मौर्य वंश की बात करने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पहले मगध में हर्यक वंश राज करता था। हर्यक वंश के बाद में नंद वंश का राज हुआ। नंद वंश में एक क्रूर राजा आया, एक बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव देने वाला बड़ा ही बुरा राजा।
326 ईस्वी में आया, जिसका नाम था घनानंद। घनानंद बहुत बुरा राजा था, बहुत बुरा, इतना बुरा कि बता ही नहीं सकता मैं। तो बड़ा ही बुरा राजा था घनानंद। और घनानंद ने क्या किया, एक बार चोटी वाले चाणक्य का क्या कर दिया, अपमान कर दिया कि ये काला कलूटा कौन आ गया। और वही ब्राह्मण देवता है जी, ब्राह्मण देवता को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसको धमकी देते हुए कहा कि जब तक मैं तेरे राज्य का सर्वनाश नहीं कर देता तब तक मैं ये चोटी बंद नहीं करूंगा। और उन्होंने अपने स्टूडेंट को तैयार किया, अपने शिष्य को तैयार किया। तो ये देखिए, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट से इतर ले जाता हूं, हालांकि समय नहीं है, फिर मैं थोड़ा सा बात करूं कि एक गुरु और एक शिष्य मिलकर देखो कितना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो गुरु और शिष्य की ये परंपरा जब तक बनी रहेगी तब तक समाज में कोई भी विनाश काल कभी नहीं आ सकता, जब तक समाज में कोई भी हम ये कह सकते हैं अराजकता नहीं आ सकती, क्योंकि गुरु और शिष्य हमेशा बड़े बड़े परिवर्तन साथ में करते आए हैं। चाहे बंगभंग को ले ले, चाहे चंद्रगुप्त और चाणक्य को ले ले, हमेशा, या फिर आदि शंकराचार्य और उनके शिष्यों को ले ले, हमेशा गुरु और शिष्यों ने मिलकर समाज को एक नई दिशा दी है। तो आप और मैं मिलकर भी एक समाज को एक कुछ नई दिशा दे, ऐसी भी हमारी आशा रहेगी। तो आप न केवल अभी अध्ययन से जुड़े, बाकी अपने भविष्य में भी कुछ अच्छे अच्छे काम हमेशा करते रहिए। तो चलिए वापस सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त का शिष्य था अपने चाणक्य का शिष्य था चंद्रगुप्त, ठीक है, माय मिस्टेक, सॉरी। चाणक्य का शिष्य था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को राजा बनाया और चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त जो है उसका टाइम पीरियड है 322 से 298 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 322 से 298 ईस्वी पूर्व। तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर के भूभाग भी सम्मिलित, यानी संपूर्ण भारतवर्ष पर एक छत्र राज किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर 298 ईसा पूर्व तक श्रवण बेला लास्ट जाते जाते इसने जो है श्रवण बेला गोला मैसूर में जाकर उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। फिर आता है इसका बेटा जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। 298 से 272 ईस्वी पूर्व। इसके नाम बहुत सारे हैं, बिंदु जी तेरे नाम हजार, कैया लिखूं कुकू पत्री। तो यूनानी लेखक इसे अमित्रोचैट्स कहते थे। वायु पुराण में इसका नाम भद्रसार है। जैन ग्रंथों में इसे सिंह सेन नाम से जाना जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य अपने घर में इसको बिंदुसार कह के बुलाता था। तो ये बिंदुसार के बारे में बात आ गई है। अब बात करते हैं उसके बारे में जो बड़ा ही खतरनाक है, यानी कि अशोक। जी हां, अशोक के बारे में बात करते हैं। अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो है अशोक का। अशोक साम्राज्य विस्तार, यानी कि अपने साम्राज्य को एक्सटेंड करने का जो नीति थी वो इसने अपनाई। लेकिन इसने वैसे बहुत सारे आक्रमण किए, लेकिन कलिंग का आक्रमण इसके जीवन काल में बहुत परिवर्तनशील समय रहा। कलिंग के आक्रमण इसने किया था 261 ईस्वी पूर्व, यानी 261 बिफोर क्राइस्ट इसने किया था। ये इसके राज्याभिषेक का 8वां वर्ष था, 8वां साल, यानी कि क्राउन पर बैठने के बाद 8वें साल में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। यहां पर लगभग 1 लाख लोग मारे गए और यह सब देखकर अशोक विचलित हो गया। उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी कि अब से अशोक शस्त्र नहीं उठाएगा और बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। और उसने कुछ नियमावली बनाई जिसे कहा जाता है अशोक का धम्म। अब ये अशोक का धम्म क्या है? प्रश्न आपका यहां से बच्चों बनने की पूरी 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 संभावना है, क्योंकि इस अगर अशोक से प्रश्न आता है तो अशोक का धम्म अवश्य पूछा जाता है। तो अशोक का धम्म क्या है उसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। Those idols which were led by the Ashok for the purpose of moral upliftment of mankind come to be known as a dhamma. According to him, renouncing evil actions, welfare of all, and compassion, charity, ट्रुथ एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन आर धम्म। अशोक क्या कहता था? अशोक ने कहा कि मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु, मनुष्य के मॉरली उसको उठाने के लिए, नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा जाता है।
उसके अनुसार पाप कर्म निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। इसीलिए उसने धम्म यात्रा प्रारंभ की। पता है बच्चों, धम्म यात्रा करके वो और उसके पुत्रों ने अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर धम्म को फैलाया। उसने अनुसंधान यानी यहां रिसर्च और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहां प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रत्येक कर्मचारी को यात्रा पर निकलना पड़ता था, इसे अनुसंधान कहा जाता था। धम्म महामात्र यानी कि अशोक ने अपनी बात को फैलाने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, एक ऐसे एम्प्लॉय की नियुक्ति की जिसका काम था नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। इसने अपने अभिलेख, पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। अब तक में पहला एम्पायर था जिसने अभिलेखों के माध्यम से, स्क्रिप्ट्स और के माध्यम से जो है अपनी जनता को संबोधित किया था। Most of Ashoka's records are in Brahmi script. अगर आप अशोक के रिकॉर्ड्स को देखोगे तो ब्राह्मी लिपि के अंदर है और कुछ जो है वो खरोष्ठी लिपि में भी है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जो है वो जेम्स प्रिंसेस को हुई है। ध्यान रहे, किसे हुई है? जेम्स प्रिंसेस है। छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? मौर्य प्रशासन, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन, इसमें समाहर्ता और हम बात करते हैं सन्निधाता। समाहर्ता इसका काम था रिवेन्यू कलेक्ट करना और सन्निधाता जो था वो कोषाध्यक्ष है। उसके अलावा प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो अशोक के टाइम में या मौर्य प्रशासन के समय 5 प्रांत हुआ करते थे और इसके शासन जो है वो राजकुमार स्वयं चलाया करते थे। अलग अलग राजकुमार बांटे रखे थे, अलग अलग प्रशासन के लिए, अलग अलग प्रांत के लिए। और प्रशासनिक अधिकारी को स्थानिक कहा जाता था, गांव के मुखिया को गोप कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग है: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ध्यान रहे आपको ये भी। अगली बात करते हैं सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, नगर प्रशासन की अगर बात करें, सैन्य व्यवस्था, मिलिट्री सिस्टम, ठीक है ना, सैन्य व्यवस्था, मिलिट्री सिस्टम की बात करें तो वहां पे अच्छा मिलिट्री सिस्टम था, चतुरंगिनी सेना देखने को मिलती है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो अशोक जो है उसने न्याय व्यवस्था की स्थापना पूर्णतः की थी और उसके लिए उसने मौर्य साम्राज्य में 2 प्रकार के कोड थे। एक का नाम था धर्मस्थ्य, ये सिविल कोड था, और एक था आपके कंटक शोधन, ठीक है ना, ये क्रिमिनल कोड था। ये जो क्रिमिनल्स थे उनको सजा देने के लिए स्पेशली बनाया गया था। अब बात करते हैं शुंग डायनेसिटी की, शुंग वंश की। देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था वो था बृहदत्त। बृहदत्त के ही सेना में प्रधान सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को धोखे से मार डाला और स्वयं बन गया राजा। और 185 ईसा पूर्व से 151 ईसा पूर्व तक पुष्यमित्र शुंग ने राज किया और इसी को शुंग डायनेसिटी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और इन अश्वमेध के यज्ञों में जो पंडित रूप में स्वयं पतंजलि आए थे। हाँ, अब देखो कुछ लोगों ने कहते हैं रामदेव बाबा गए थे। अरे बाबा, पतंजलि वो खुद नहीं है, पतंजलि योग के बड़े महान मुनि हुआ करते थे। वे पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के यज्ञ करवाने के लिए आए थे। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। बात करते हैं अगले सातवाहन वंश की, सातवाहना डायनेसिटी। सातवाहन में एक सिमुक नाम का व्यक्ति था जिसने 60 ईसा पूर्व गोदावरी और कृष्णा की नदी घाटी पर राजवंश की स्थापना की, जिसे आंध्र और सातवाहन राजवंश कहा जाता है। सिमुक का जो टाइम पीरियड है वो 16 बिफोर क्राइस्ट टू 37 बिफोर क्राइस्ट रहा। और इसके बाद इसी के वंश में एक राजा हुआ जो थोड़ा और प्रतापी था, जिसका नाम था शातकर्णी प्रथम। अश्वमेध यज्ञ किया था इसने। 23वें राजा के रूप में गौतमी पुत्र शातकर्णी हुआ। ये बहुत ज्यादा प्रतापी राजा था। हर राजवंश में एक राजा बहुत ज्यादा प्रतापी होता है और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमने मौर्य वंश में अशोक को और देखा था। 27वें राजा के रूप में यज्ञश्री आया। ये सभी हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने यवनों व शकों से लगातार संघर्ष भी किया।
आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण गुप्त डायनेस्टी की बात करते हैं, गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं। तो इसको भी छोटी सी ट्रिक से याद करेंगे। श्री चंद्र ने समुद्र में चंद्र डाला, श्री चंद्र ने समुद्र में चंद्र डाला, कुमार ने स्कंद से विष्णु को निकाला। याद करेंगे, देखो बड़ा ही 2 लाइनें याद करनी है। श्री चंद्र ने समुद्र में चंद्र डाला, कुमार ने स्कंद से विष्णु को निकाला। तो ये है आपके गुप्त साम्राज्य के प्रमुख राजा। श्री से याद रखना आपको श्रीगुप्त, चंद्र से याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्र से याद रखेंगे समुद्रगुप्त, चंद्र से याद करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। कुमार से याद करेंगे बच्चों कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, स्कंद से याद करें स्कंदगुप्त, और विष्णु से याद करेंगे विष्णुगुप्त। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीगुप्त इसका संस्थापक था। 275 ईस्वी में इसकी स्थापना की। इसके बाद इसका पुत्र हुआ घटोत्कच, जिसे उपाधि मिली महाराज की। चंद्रगुप्त इसके बाद आया चंद्रगुप्त को उपाधि मिली महाराजा धीराज की। 320 से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त का शासन रहा। इसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया और 31 ईस्वी में एक संवत शुरू किया जिसका नाम था गुप्त संवत। ध्यान रहे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई? 31 ईस्वी में हुई, 31 ईस्वी में हुई थी। और किसने शुरू की है? ये चंद्रगुप्त ने स्टार्ट किया था। बिल्कुल, आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त की बात करें। समुद्रगुप्त का दरबारी कविता हरिशेन, इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखवाई थी यहां, और जिस स्तंभ पर इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी हुई है वहां पर अशोक के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। और कहा जाता है कि समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल। एक सिक्का है जिस पर यह वीणा बजाते हुए दिखाई देता है, तो यह कला प्रेमी था, संगीत प्रेमी भी था। चंद्रगुप्त की बात करें, इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य। फिर आते हैं कुमारगुप्त, 414 से 455। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कुमारगुप्त के लिए कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक बहुत महत्वपूर्ण। सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक, यानी कि आप ये कह सकते हो पूर्व से लेकर पश्चिम तक का राज्य जो है कुमारगुप्त ने अपने कब्जे में किया था। स्कंदगुप्त 455 से 467। हालांकि स्कंदगुप्त जो ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, परंतु फिर भी अपनी योग्यता के अनुसार स्कंदगुप्त ने राज व्यवस्था को संभाला। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया, और इसे हूणों का संहारक कहा जाता है। इसने हूणों का नाश भी किया। गुप्त वंश की साहित्यिक उपलब्धि अगर देखें तो गुप्त वंश में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञ, महान ज्योतिर्विज्ञान के पंडित जो थे वो इस युग में थे। इसके विकास में गुप्त का बहुत बड़ा योगदान है। अब आता है अगला वंश जिसका नाम है वर्धन वंश। इसी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। पुष्यभूति जो थे वो शिवजी के बड़े उपासक थे, और इसी शिवजी के उपासक ने एक वंश की स्थापना की जिसे पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर वर्धन वंश कहा जाता है। यहां पे बहुत से राजा हुए, इसमें सबसे प्रमुख राजा थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 बेटा बेटी थे, एक राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। ठीक है, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। राज्यवर्धन जो था उसको बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने 606 ईस्वी में मार डाला था। तो फिर राज्य का सारा कार्यभार छोटे भाई हर्षवर्धन के कंधों पर आया। 606 से 647 40 वर्ष तक हर्षवर्धन ने शासन किया। इसने शशांक को भी खूब तंग किया। राजश्री को शशांक जो उठा के ले गया था, तो राजश्री को भी छुड़ा कर लेकर आया ये। तो ये हर्षवर्धन की आगे कोई संतान नहीं थी, निसंतान मर गया। इस कारण से वर्धन वंश यहीं पर समाप्त हो गया। परंतु इस वर्धन वंश में जो सर्वाधिक प्रभावशाली, सर्वाधिक प्रभुत्वशाली जो राजा हुआ है वो था हर्षवर्धन। तो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। देखो मजा आ रहा है आपको, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। हिस्ट्री की जो बड़ी बोरिंग लगने वाली क्लास है उसे मैंने बड़ा आसान और बड़े मजे से मैं आपको समझा रहा हूं। बात करते हैं चीनी यात्री हैंसवांग भी हर्षवर्धन के समय ही आया था। नोट कर लीजिए, चीनी यात्री हैंसवांग भी हर्षवर्धन के समय ही यहां पर आया था। अगले वंश की बात करते हैं। अगला वंश है पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी की बात करें तो पाल वंश जो है वो 750 ईस्वी, गोपाल ने इसकी संस्थापक थे। इसके बाद धर्मपाल इसमें सबसे महान कहलाते हैं। धर्मपाल ने प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच में त्रिकोणात्मक ट्रायंगुलर स्ट्रगल किया था। ठीक है, एक तरफ प्रतिहारों से लड़ रहा था, एक तरफ राष्ट्रकूटों से लड़ रहा था। इट इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रगल। इसका बेटा हुआ देवपाल जो 810 से 850 में रहा। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल लेकर चला गया। इसमें नवे राजा महिपाल हुए। इस महिपाल तक आते आते चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने 1023 ईस्वी गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया था। चोल किंग राजेंद्र हैड ऑक्युपाइड द रीजन अप टू रिवर गंगा इन अराउंड 1023
ठीक है, यानी कि यहां तक आते आते वो राज व्यवस्था पालों के हाथ से चली गई। फिर बात करते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। इसके स्थापना दंती दुर्ग ने की थी 736 में, राजधानी इसकी नासिक रही। फिर बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार। स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की 725 ईस्वी गुजरात में। इसमें सबसे प्रतापी राजा मिहिर भोज प्रथम था। राजा भोज प्रथम था, जिसका नाम था मिहिर भोज। अब बात करते हैं चोल वंश की। चोल वंश, चोला डायनेस्टी, 3 स्टेट साउथ में बड़े फेमस थे, चोल, पंड्या और चेरा। चोर, पंड्या, चेरा। चेरा का नाम आज के समय केरला है। चोला की अगर बात करें, चोला जो निवासी थे वो तमिल भाषा बोलते थे। चोल शासक राजा प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर बनाया। तो चोल राजा ने अपनी राजधानी के अंदर लॉर्ड शिवा का जो है एक टेम्पल बनाया, बड़ा ही सुंदर सा। चोल युग के कांसे की शिव मूर्तियां कला की दृष्टि से भैया बहुत ज्यादा फेमस है। अब बात करते हैं अगले वंश की, जिसका नाम है पल्लव वंश। पल्लव वंश, पहले शासक इसके विष्णुगुप्त हुए हैं। महेंद्र वर्मा जो थे, उन्होंने वस्तु निर्माता थे। इन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए। मत विलास नाम से नाटक भी लिखा महेंद्र ने। महेंद्र तालाब भी इसने बनाया था। चालुक्य वंश की बात करें, पुलकेशिन प्रथम, अश्वमेध यज्ञ करवाया था इसने। सबसे प्रतापी रहे इसमें पुलकेशिन द्वितीय। अब बात करते हैं बाहरी आक्रमणकर्ताओं के ऊपर बात करें और एसिमिलेशन की बात करते हैं, यानी आत्मसातीकरण की बात करें। सबसे पहले बात करें शक की। शक इज अ वॉरियर ट्राइब, यानी एक लड़ाकू जाति है। पश्चिम अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार करने के बाद बाय बोलन पास यानी बोलन दर्रे से भारत में ये प्रवेश कर चुके हैं। और सातवाहन गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक लेक में शकों को नष्ट करने के कारण ही क्षरहात वंश उन्मूलक कहा गया है। क्षरहात वंश उन्मूलक, ठीक है, क्षरहात वंश उन्मूलक की उपाधि इसे शकों का नाश करने के लिए ही दी गई है। हूण मध्य एशिया की बर्बर जाती है, कुछ लोग तो इन्हें दैत्य भी कहते हैं। कुषाण वंश की बात करें, पूची, तोरचिन भी इन्हें कहा जाता है। पूची, तोरचिन इन्हें कहा जाता है। कुजल कडफिसस प्रथम 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक, और विम कडफिसस द्वितीय 65 से 75 ईस्वी तक। ये बड़े महान राजा हुए हैं। और सबसे महान राजा जो उपाधि है, हम कह सकते हैं एक प्रकार से कुषाण वंश की, वो थे कनिष्क। कनिष्क कुषाण राजा था। चौथी बहुत संगीति इसने करवाई। 78 ईस्वी में इसने संवत शुरू किया, जिसका नाम रखा शक संवत। और लास्ट में आत्मसातीकरण। धीरे धीरे ये लोग हमारी संस्कृति से और हम लोग इनकी संस्कृति से परिचित होते गए, और धीरे धीरे ये सभी लोग हमसे आत्मसातीकरण यानी हमें एकागार होने लगे। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। ये था हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने एकदम हमारा जो स्वर्णकालीन भारत था, हिंदू राजाओं का जो काल था, उसको पढ़ा। अब बात करते हैं भारत की स्थिति जब भारत ने किया संघर्ष, ठीक है, 1206 से 1757। ये एक प्रकार से आपके मध्यकालीन इतिहास है, संघर्षकालीन इतिहास है। तो मुस्लिम आक्रांता जो है वो 712 से आने प्रारंभ हो गए, उससे भी पहले आने प्रारंभ हो गए, लेकिन हमें जो जानकारी मिलती है वो 712 में मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम ये आया था और इसने सिंध राजा दाहिर से युद्ध किया और बुरी तरीके से यहाँ पर दाहिर पराजित हुआ। 998 में महमूद गजनवी आया, 17 बार भारत को लूटा। जयपाल और आनंदपाल से इसने संघर्ष किया। इसने सोमनाथ के मंदिर को भी कई बार लूटा। 1191-1192 तराइन का युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। 1191 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहा। 1192 के युद्ध में धोखे से मोहम्मद गौरी विजय रहा था। दिल्ली सल्तनत की प्रारंभ करते हैं 1206 से 1526 ईस्वी। इसे कई सारे नाम दिए गए, यामिनी, एलबारी और गुलामी डायनेस्टी। ओके, आगे लेते हैं 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसका चेला था जी? ये मोहम्मद गौरी का चेला था और इसे ये शासन व्यवस्था संभाली गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का पहला जो आपके मंजिल है वो बनाई है। इसके बाद उसका काम जितना भी वो इल्तुतमिश ने करवाया था और इसे बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया है। 1210 से 1236 तक रहे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री बाद में सुल्ताना बनी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। ये पहली वुमेन एम्पावर थी, वुमेन महिला थी जो कि राजा बनी थी और राज सिंहासन पर बैठी थी। इसने पर्दा प्रथा का पूर्णतः त्याग किया। 1236 से 40 तक रजिया सुल्तान जो है वो गुंडों में फंस गई, यानी कि शासन संभाला उसने, परंतु वही बात है, गाना सुनाई आपने, रजिया गुंडों में फंस गई। तो इसके जो भाई लोग और थे वो इसके प्रति बिल्कुल भी इसके सपोर्ट में नहीं थे। 1240-42 में बहराम शाह, 1242-46 में मसूद शाह, 1246-65 में नसीरुद्दीन मोहम्मद ने एक अयोग्य शासक के रूप में अपनी भूमिका निभाई।
एक अयोग्य शासन के रूप में अपनी भूमिका निभाई। बलबन 1265-1286 तक रहा। इसका एक नाम उलूग खां भी है। इसे ये 40 दासों का प्रतिनिधि था जो इल्तुतमिश ने बनाए थे। 40 सा दल बनाया था इल्तुतमिश ने, उसमें बलबन जो था वो एक दल का प्रतिनिधि था। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी आता है। 1290 से ये 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी रहता है, 6 साल राज करता है और खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। अब ये मत कहना ये कैसे संभव है, सब कुछ संभव है। जलालुद्दीन का दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने आया और इसने बहुत सारे आक्रमण किए। 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण किया, 1303 में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और 1331 में इसकी मृत्यु हो गई है। यहां पर 131 नहीं बेटा, 1331 है, थोड़ा ना सुधार कर लेना यहां पर। ओके, आगे बात करें, ये यहां पर 1331 है। इसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक जो वो राजगद्दी पर बैठा, फिर उसका पुत्र नसीरुद्दीन सुसराव शाह राजगद्दी पर बैठा, लेकिन ये चला नहीं पाए। फिर आता है तुगलक वंश। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक, 1325 में इसकी मृत्यु हो गई। 5 साल शासन किया। 1325 में आया गैल सफा यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। 1327 से 1335 तक इसने देवगिरी को राजधानी बनाया। 1330 में सांकेतिक सिक्के चलाए। 1333 में इब्न बतूता भारत आया था। उसे इब्न बतूता गाना सुना, इब्न बतूता ता पहने तो जूता अरे मजा आ गया ना। 1333 में यही इब्न बतूता जो है वो काजी नियुक्त होकर आया था और 1342 में इसे चीन भेज दिया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। 1351 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1351 में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, जो कि 1388 में इसकी भी मृत्यु हो गई। फिर 1388 में नासिरुद्दीन मोहम्मद जो वहां आया। 1398 तक तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर उसकी खूब लूटपाट की। फिर दिल्ली को जीता और खिज्र खां को तैमूर ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज दिया और इसी खिज्र खां ने सैयद डेंसिटी की स्थापना की। ठीक है, 1414 से 1421 खिज्र खां रहा। इसने कोई उपाधि नहीं ली, कोई सिक्का जारी नहीं किया, बड़ा ही एकदम अपने काम के प्रति डेडिकेटेड था और कोई भी नाम नहीं लेना चाहता था। 1421 से 34 में मोहम्मद मुबारक शाह आया। इसने सर्वशाह की उपाधि धारण की, मोहम्मद शाह सर्वशाह। फिर आता है लोधी वंश। 1451 में बहलोल लोधी, 1489 में इसकी मृत्यु हो गई। 1489 में इसकी मृत्यु हुई। 1504 में सिकंदर शाह ने आगरा नगर की स्थापना की, जिसकी 1517 में मृत्यु हुई। इसकी उपाधि थी गुलरू खां। 1517 से 1526 में इब्राहिम लोदी आए। इब्राहिम लोदी ने बाबर से संघर्ष किया था और युद्ध था पानीपत का फर्स्ट। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया और हारते ही मुगल वंश की स्थापना हुई। 1527 में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा थे। राणा सांगा ने हालांकि खूब प्रयास किया, 84 घाव वाला राजा बन गया। इसने भयंकर संघर्ष किया पर फिर भी यह बाबर द्वारा लाई गई तोपों का सामना नहीं कर सका और अंत में बाबर खानवा के युद्ध में जीत गया। फिर 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ, इसमें बाबर जीत गया। 1529 में 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, ये बाबर और अफगान के बीच में, फिर बाबर जीत गया। 26 दिसंबर 1530 बाबर की मृत्यु हुई और बाबर को काबुल में दफनाया गया। याद रखें, बाबुल से याद कर लेना काबुल। तो बाबर को कहां दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया, क्योंकि इसकी यही इच्छा थी कि मुझे अपनी जन्मभूमि में ही दफनाया जाए। केवल बाबर ही है जिसकी जो कफन है जो वो काबुल में, बाकी सभी जितने मुगल शासक आए उनकी सबकी कब्र जो है वो भारत में ही है। आत्मकथा लिखी इसने बाबरनामा। हुमायूं की बात करते हैं 1539 हुमायूं वर्सेस शेर खां, चौसा के युद्ध में हुमायूं हार गया। फिर एक साल बाद बिलग्राम का युद्ध, फिर हुमायूं और शेरशाह, फिर हुमायूं हार गया और इस बार हारकर भाग गया। 55 में हुमायूं वापस लाहौर पर उसने धीरे धीरे कब्जा किया। 55 पर सरहिंद के निकट अफगानों को परास्त किया और 23 जुलाई 1555 में दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं जा बैठा। 24 जनवरी 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ी पर गिरा और गिरकर मौत हो गई। देख लो भैया, किताबें यही करवाती है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था और इतना विश्वास रखता था हर दिन अलग अलग कपड़े, 7 दिन के 7 ड्रेसें पहना करता था। अकबर 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में अकबर का जन्म हुआ। 1556 में इसे 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे वाले दिन को 14 फरवरी कलानौर में ईंटों का ही सिंहासन बनाकर बैरम खान ने इसका राज्याभिषेक कर दिया।
1556 में बैरम खां वर्सेस हेमू, हेमू जो बहुत ही बड़ा हिंदू साम्राज्य था उसके साथ युद्ध हुआ, हेमू इसमें हार गया। 1562 संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा खींच लिया, चुनार का किला खींच लिया, गोडवाना का किला खींच लिया। 70 तक मारवाड़ और बीकानेर के किले भी अकबर को दे दिए गए। 76 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मान सिंह को भेजा हुआ था। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ और कहा जाता है कि इस युद्ध में मान सिंह और महाराणा प्रताप एक दूसरे को पराजित नहीं कर पाए। हालांकि महाराणा प्रताप की सेना ने मान सिंह को बहुत मेहनत करवाई इस पूरे युद्ध के अंदर। 1600 में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। 1601 में असीरगढ़ मुगल अधिकार, यह अंतिम विजय थी एक प्रकार से इसकी। 1564 1564 अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में विद्रोह को कुचल दिया गया। 1584 में रहीम को खान खाना की उपाधि दी। 1605 में लंबी बीमारी के बाद चल बसा। 1682 में दीन इलाही धर्म लेकर आया था। 1582 में दीन इलाही धर्म लेकर आया था। 1583 में इसने इलाही संवत की प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं जहांगीर। 1605-1627 सिख गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड इसने दिया था और ये अपनी पत्नी के मुंह में ऐसा फूसा कि इससे कुछ भी याद न रहा। 1611 में इसकी शादी हुई मेहरुनिसा नामक विधवा से, जिसे इसकी सोए बहुत सुंदर स्त्री थी, इसलिए इसको इसने नाम दिया नूरे महल, नूरे जहां, और बाद में इसको बादशाह बेगम बना दिया। यानी अब बेगम जो थी वो सारा बादशाह के कार्यक्रम जो है वो जितना भी काम था वो खुद ही संभालती थी और बादशाह को एक कमरे में बंद करके केवल चित्र बनाते रहते थे। 1627 में मृत्यु हुई इसकी। फिर आया शाहजहां 1627-1600 आपके 68। फिर बात आती है 1658, 1627 से 1658। बचपन का नाम खुर्रम। 1612 में विवाह हुआ अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल से शादी हुई है। 1632 पुर्तगालियों को हुगली में हराया। 1652 औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया, लेकिन बेटा ही बाप को मारने को जब उतारू हो तो दुनिया क्या कर ले। 1657 औरंगजेब ने शाहजहां आगरा के किले में कैद कर दिया, शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया और अपने तीनों भाई यानी दारा शिकोह, मुराद और शुजा को मार डाला। औरंगजेब 1658 to 1707 ये 1605 में पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच में। तो जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा तो धोखे से औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया। हालांकि शिवाजी वहां से भाग गए। 1669 औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर कब्जा कर लिया। 1687 में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। 1669 में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर क्या था? ये एक टैक्स था अपनी धर्म को मानने का। 1668 में गोकुल के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह किया। 1672 सतनामियों ने विद्रोह किया और 1707 में इसकी मृत्यु होगी। फिर बहादुर शाह 1707 बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा। फिर 1712-1757 तक मुगल दरबार एवं तख्त षड्यंत्र व हत्या के केंद्र बनकर रह गया। तो ये हमने पूरी हिस्ट्री यहां पर पढ़ी 1607 से लेकर सारी। अब आगे बात करते हैं प्रश्नोत्तर पर। प्रश्नोत्तर पर आ जाइए सभी। प्रश्नोत्तर की अब बात करेंगे। ये हमारे पाठ के नोट्स हुए, प्रश्नोत्तर पर आ जाएंगे। तो चैप्टर इजी था। अब आप कहोगे सर बहुत सारी चीजें आपने छुड़वा दी। बिल्कुल नहीं छुड़वाई बेटा, 1757 का इतिहास पूरा कवर करवाया। अब इसमें जो पर्टिकुलर नाम है उनमें जो महत्वपूर्ण है उनके मैंने यहां पर प्रश्न उठा लिए हैं, तो वो आप देख लेंगे। बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था? तो बिंदुसार के समय यूनानी राजदूत का नाम था डाइमेकस। बिल्कुल याद रखेंगे, डाइमेकस इसका नाम था। कौटिल्य, कौटिल्य जिसका एक नाम विष्णुगुप्त है, कौटिल्य जिसका एक नाम चाणक्य है, उसकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, परंतु हालांकि ये राजनीति से संबंधित है, ध्यान रखें। आगे चलते हैं। पतंजलि किस शासक काल में आए थे? भाई बता दीजिए। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुए थे, बिल्कुल, तभी तो वो करवाने गए थे उसको यज्ञ। हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम? हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटकों की रचना की। नाम याद रखेंगे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक के धम्म का सार लिखिए। तो मैंने आपको बताया अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा 2 व 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। पॉइंट टू बी नोटेड, कौन से में दी गई है? 2 और 7वें स्तंभ में, स्तंभालेख में दी गई है। उसके अनुसार पाप क्रम से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य और कर्म शुद्धि ही
धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दयाशील होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। यानी कुल मिला के परफेक्ट मैन, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाना ही अशोक का धम्म है। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का विधान भी बताया। तीसरा अभिलेख कहता है कि कम से कम संग्रह करो और कम से कम खर्च करो। राष्ट्रकूट वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। उसने नासिक को अपनी राजधानी बना लिया। इसे वंश में 14 शासक हुए। इस वंश में कितने शासक हुए बेटा? 14 शासक हुए। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। देखो भाई, ये चालुक्यों के कुछ टाइप्स थे बेटा। चालुक्यों के कुछ टाइप्स थे, जिनमें एक टाइप था वातापी के जो शासक थे उनके लिए। तो वातापी चालुक्यों के अधीन सामंत था। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता को समाप्ति कर दिया। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रतिम कैलाशनाथ मंदिर की स्थापना भी करवाई। वंश के चौथे शासक हुए ध्रुव। इस ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। और पांचवें शासक हुए गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालवा प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। छठा शासक अमोघ वर्ष शांति प्रिय था, जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया। उसी ने मान्य खेड़ को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की। अब बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कनिष्क का योगदान। यहां से छोटे छोटे प्रश्न अवश्य रूप से बन सकते हैं। कनिष्क ने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुरे नामक नगर बसाया। उसे काशनगर, यारकंद व खेतान पर भी विजय प्राप्त की। मास्थान में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा में उसने घुटनों तक योगा और भारी बूट पहने हुए हैं। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक योगा और भारी बूट पहने हुए हैं। कनिष्क के राज दरबार में पार्श्व, वासुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, यहां से प्रश्न आ सकता है। नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ, चरक जैसे चिकित्सक, ठीक है ना, और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय बहुत हुआ। अब बात करते हैं गुप्त वंश के प्रमुख शासकों का वर्णन करते हुए इस काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर एक लेख लिखिए। गुप्त वंश को 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने प्रारंभ किया। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने 329 संवत चलाया, जो गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। समुद्रगुप्त के पास शक्तिशाली नौसेना भी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। स्कंदगुप्त ने अंततः हुणों को पराजित कर दिया। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी उनको बहुत देखते हैं हम। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को प्रश्रय दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। गुप्त काल की राजकाज की भाषा संस्कृत थी। अभिज्ञान, शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कालिदास, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए हैं।
रामायण, महाभारत, मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातु कला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं और दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा से मिलते हैं। आगे बात करते हैं, लोह और रक्त की नीति लागू करने वाला शासक कौन था? तो उत्तर रहेगा बलबन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल तख्त का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? तो याद रखें, सिखों के छठे गुरु हर गोविंद सिंह, हर गोविंद सिंह, याद रखें, अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंह का फाटक कहाँ है जी? अमर सिंह का फाटक है दिल्ली के लाल किले में। कहाँ है जी? दिल्ली के लाल किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं के नाम लिखने हैं। मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं में दोआब में कर वृद्धि, यानी जहां पर 2 नदियां बहती है वहां पर कर में वृद्धि, टैक्स बढ़ा दिया। देवगिरी को राजधानी बना दिया। सांकेतिक मुद्रा चलाई जिससे लोग अपने घर में नोट छापने लग गए थे। और खुरासान पर आक्रमण, कराचल और अभियान प्रमुख है इसके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदरी गज के बारे में बताइए। सिकंदर लोदी ने एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था। यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से चलता गया। इस गज का उपयोग भूमि के नाप के लिए किया गया था जिससे कि भूमि कर को आसानी से वसूला जा सके। राव शेखा के बारे में आप क्या जानते हैं? महाराव शेखा का जन्म 1433 ईस्वी में हुआ। इनके पिता मोकल व माता का नाम निर्वाण था। राव मोकल आमेर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे और 1445 ईस्वी में 12 वर्ष की उम्र में शेखा ने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाला। आमेर के शासक उदयकरण ने शेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की। 16 वर्ष की उम्र में मुल्ताने सेवर नगरचल के सांखला राजपूत और पर अचानक आक्रमण कर विजय प्राप्त करना शेखा का पहला सफल अभियान रहा। 1473 ईस्वी से 1477 ईस्वी तक राव शेखा ने पन्नी पढ़ानों की सहायता से नोप सिंह जादू से दादरी और अन्य जाट राजपूतों से भिवानी पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसने इस्तर खान से हांसी, हैदा खान कायाम खानी से हिसार को जीतकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। 1449 में आमेरसर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। उसने जयपुर के कछवाहा वंश के उपवर्ग शेखावत की स्थापक माना जाता है। बात करते हैं बंदा बैरागी कौन था? बंदा बैरागी का मूल नाम माधो दास था। नोट करें, बंदा बैरागी कौन था? मूल नाम क्या था? माधो दास था। इनका 1670 ईस्वी में राजपूत परिवार में जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ? राजपूत परिवार में जन्म हुआ और गोदावरी तट पर आश्रम में निवास करते थे। गोदावरी तट बना, अपने वहां पर आश्रम बना लिया, वहीं रहते थे। गुरु गोविंद सिंह के दक्षिण प्रवास के समय इन्होंने स्वयं को गुरु का बंदा बंदा बैरागी के नाम से जाने गए। गुरु की आज्ञा से वे गुरु के शेष कार्य पूरा करने पंजाब पहुंचे। बंदा बैरागी ने वजीर खां को हराकर सर हिंद पर कब्जा कर लिया। सर हिंद की विजय से हतोत्साहित होकर सिखों ने अमृतसर, कालानौर, बटाला और पठानकोट पर अधिकार कर लिया। पंजाब में मुगल प्रशासन समाप्त हो गया। नए मुगल बादशाह फारुखसियर ने सफदर खां के नेतृत्व में मुगल सेना बंदा के खिलाफ भेजी। डेरा बाबा में लंबे समय तक घिरे रहने के बाद बंदा ने आत्मसमर्पण किया। दिल्ली में वह अपने सैकड़ों साथियों के साथ मौत के घाट उतार दिए गए। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध पर निबंध लिखना है। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध पर निबंध। महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मुगलों की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी। तो महाराणा प्रताप ने गोगुंडा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। इस घाटी में एक बार एक आदमी ही प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी के लिए सर्वोत्तम स्थान था। यहां प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे।
वही मुगल सैनिक भटककर मेवाड़ के सैनिकों से टकराकर या तो भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा देते थे और अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातःकाल युद्ध भेरी के साथ आमने सामने हुई। राजपूतों ने मुगलों पर हमलावार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागे। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खां सूर का नेतृत्व सफल रहा और मुगल इतिहासकार बदायूनी खां जो मुगल सेना के साथ था वह स्वयं भी इस युद्ध में भाग खड़ा हुआ, यानी कि भाग गए वही महाराणा प्रताप की सेना को देखकर। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी थे मेहतर खां साहब। यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बढ़ी और वे पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ी। महाराणा प्रताप की नजर मुगल सेना के सेनापति मान सिंह पर पड़ी। स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने स्वामी का संकेत समझकर अपने कदम उस ओर बढ़ाए जिधर मुगल सेनापति मान सिंह मर्दाना नामक हाथी पर बैठा हुआ था। हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर टिका दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले का भरपूर प्रहार मान सिंह पर किया, परंतु मान सिंह हौदे में छिप गया और उसके पीछे बैठा अंगरक्षक मारा गया। वह हौदे की छतरी पर एक खंभा टूट गया। इसी समय हाथी की पूंछ पर बंधे जहरीले खंजर से चेतक की टांग कट गई। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाइए, इसी में मेवाड़ की भलाई है। चेतक के घायल होने की स्थिति देखकर महाराणा ने वैसा ही किया। राज चिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना पर टूट पड़ी। झाला मन्ना इन पर भरपूर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित एक छोटे नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। महाराणा प्रताप जो कभी भी किसी परिस्थिति में नहीं रोए, परंतु चेतक की मृत्यु पर उनकी आंखों पर आंसू निकल पड़े। गुरु नानक देव का परिचय देते हुए सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन करेंगे। 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव का जन्म हुआ। इनका विवाह सुलखनी के साथ हुआ। नानक की आध्यात्म के प्रति रुचि थी। नानक ने मानुष की जात सबे एक, इसी तत्व का मानुष की जात सबे एक मतलब सभी मनुष्य की जात एक ही होती है, इसी तत्व का प्रचार करते हुए भारत भ्रमण किया। इनकी इस तरह की यात्राओं को उदासिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासिया कहा जाता है। गुरु नानक देव की शिक्षाएं क्या थी? एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महानता और उपासना गुरु की महानता। मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया और जाति पाति ऊंच नीच का विरोध कर समाज सुधार का कार्य किया। लंगर प्रथा का प्रचलन, सत्संग के केंद्र मंझिया की स्थापना की जानी चाहिए। लंगर बनाए गए। तो ये हो गया आपके चैप्टर कंप्लीट। 2 चैप्टर हमने हिस्ट्री के किए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए इसमें। इंग्लिश में नीचे प्रश्न उत्तर हमेशा की तरह दे रखे हैं, तो आप इन्हें पढ़िए। और अगर आपको डाउट लगता है, कोई समस्या लगती है, कोई परेशानी आती है, तो बेझिझक होकर हमें बताइए। हम अवश्य रूप से उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके लिए तत्पर है। मैंने पहले दिन ही क्लास में कहा था कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और आपकी महत्वता हमें महत्वशील बनाती है। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए अल्फा मेंटोर्स और सीखते रहिए आनंद सर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक टारगेट ले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाएं। अपने सभी दोस्तों को बताएं ताकि उनका भी इसमें भला हो सके, उनका भी फायदा हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।